नमस्कार। एक अर्जेंट विषय पर हम इस स्पेस को कर रहे हैं। बहुत ही अर्जेंट विषय है इसलिए एक ऐसे समय पर कर रहे हैं जब संडे का दिन है और आप सारे लोग अपने-अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। कोई फ़िल्में देख रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कोई परिवार के साथ घूम रहा होगा। इस बीच में इस ज़रूरी स्पेस को करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़रूरी स्पेस होगा। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि अगर आप आवाज़ ठीक-ठीक सुन रहे हैं तो कमेंट में या फिर थम्स अप करके मुझे ये बताएँ कि आप आवाज़ साफ-साफ सुन पा रहे हैं। तो और अपने इस स्पेस को आप अगर शेयर कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी क्योंकि भारत की 85% आबादी के इंटरेस्ट का ये विषय है और मतलब समझिए कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 120 करोड़ लोगों पर इस जो फैसला होने वाला है, जो एक डिसीज़न होने वाला है, उसका इम्पैक्ट आएगा। शिक्षक का पद कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ वेतन का मामला नहीं है बल्कि वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करता है, अपनी विचारधारा देता है और एक तरह से समाज का नेतृत्व भी करता है। तो थम्स अप आप लोगों का मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम मान कर चल रहे हैं कि आपको आवाज़ आ रही है। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। विषय ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में केंद्र सरकार के तमाम विश्वविद्यालयों 45 विश्वविद्यालय उनके हैं और एक-एक विश्वविद्यालय में आप जानते हैं कई-कई लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इनके पास हैं। तो जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, इन सबको रेगुलेट करती है और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले इन सब पर लागू होते हैं। केंद्र सरकार के तमाम शिक्षा संस्थानों में संविधान के आर्टिकल 16(4) के हिसाब से आरक्षण लागू है, संविधान लागू होने के दिन से ही। तो इनको आरक्षण तो देना है। लेकिन अभी तक आरक्षण को लेकर लगातार अनदेखी होती रही है और इसको लेकर काफ़ी बड़े-बड़े हंगामे होते रहे हैं। लाखों लोग इसको लेकर चिट्ठी लिख चुके हैं और तमाम तरह की बातें इसको लेकर विवाद हो चुका है, पार्लियामेंट कई बार इसको लेकर स्थगित हुई है, बड़ा विवाद है। शिक्षा का क्षेत्र जो है वो आमतौर पर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए नहीं खोला जाता है क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों के हिसाब से शिक्षा जो है वो एक जाति के का विशेषाधिकार है शिक्षा देना, तो वहाँ से जब संविधान आ गया तो चीज़ें बदल जानी चाहिए, जो नहीं बदल पाई हैं। तो आरक्षण लागू है संविधान के लागू होने के दिन से, इसके बावजूद अभी स्थिति ये है कि ओबीसी के सिर्फ 4% प्रोफ़ेसर इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हैं, जिनकी आबादी भारत में लगभग इस समय 55 से 60% के बीच है, जो जाति जनगणना आने पर जो आंकड़ा खुलकर आएगा। तो ये जो मसला है, ये सिर्फ़ कुछ नौकरियों का नहीं है, कुछ हज़ार नौकरियों का नहीं है, कुछ लाख एडमिशन्स का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है, ये एक तरह से भारत कैसा बनेगा और किसका होगा, ये तय हो रहा है इन फैसलों से। यूजीसी ने ये कहा मतलब उनका प्रॉमिस तो ये किया कि हम आरक्षण को सख्ती से लागू करना चाहते हैं और ये लागू हो इसके लिए हम नियम बनाना चाहते हैं और उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी पेश की और ये कहा कि 28 जनवरी का दिन यानी आज का दिन इसको लेकर आपत्तियां जताने का आखिरी दिन है। लेकिन इस ड्राफ्ट प्रपोज़ल को उन्होंने बिल्कुल ही प्रचार नहीं किया, ना अखबारों में उसको लेकर विज्ञापन दिया, ना भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने उनको अपने ट्विटर या फ़ेसबुक पर डाला। कहीं कोई चर्चा नहीं हुई और चुपचाप उस ड्राफ्ट को एक फाइनल ड्राफ्ट का रूप दे दिया गया है, जिस पर आज आखिरी दिन है जब कोई आपत्ति ज़ाहिर की जा सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं ये काम कितने चोरी-छिपे हो रहा है। ताकि ज़्यादातर लोगों को पता ही ना चले और ऐतराज़ भी ना जता सकें और जो इस प्रस्ताव के समर्थक हैं, वो उनके कुछ प्रस्ताव आएँ, कुछ सुझाव आएँ और उसके बेसिस पर ये इसको लागू कर दें। आप में से कितने लोगों ने आज से पहले यूजीसी के इस प्रस्ताव को देखा था? आप खुद विचार कीजिए और आप बताइए कि आपको पता था कि इसको लेकर एक पब्लिक ओपिनियन माँगी गई है? मुझे शक है कि इसको लेकर कोई चर्चा कहीं पर हुई है। तो चुपचाप एक इन्होंने इसको लागू करा देने की कोशिश की। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो 2 है कि इन्होंने कहा है कि जो पद हैं वो ऐसे तो अनरिज़र्व नहीं किया जा सकता है, नियम नहीं है।
लेकिन एक ड्यू प्रोसेस से रिजर्व पदों पर अगर सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उनको अनरिजर्व किया जा सकता है। इसमें समस्या है। अभी तक यूनिवर्सिटीज़, चूँकि वहाँ आप जानते हैं द्रोणाचार्यों का कब्ज़ा है, तो वो अनसुटेबल करके एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य कैंडिडेट को ही बाहर रखते हैं और अपने लोगों को अंदर ले लेते हैं। तो ये एक मतलब आप जानते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम है एक भारत में बहुत बड़ा, जिसके ज़रिए हज़ारों हज़ार लाखों पद इधर से उधर किए जाते हैं कि सुटेबल नहीं मिला, क्योंकि सुटेबल होना तो मेरे मन पर है ना कि ये आदमी सुटेबल नहीं है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। भई उसने अपनी डिग्री हासिल की है, इतना अनुभव है, कायदे से वो सूटेबल है। लेकिन यूनिवर्सिटी किसी इंटरव्यू बोर्ड को लग सकता है कि नहीं, ये सूटेबल नहीं है, तो इस आधार पर अनसूटेबल किया जाता रहा है। बड़े-बड़े आप जानते हैं जिस तरह से प्रोफेसर बद्री नारायण ने अपने संस्थान में जीबी पंत इंस्टीट्यूट में किस तरह से कई सूटेबल कैंडिडेट के रहते हुए उन्होंने अनसूटेबल एक करके अपने लोगों को उस तरह से भरने की कोशिश की थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और फाइनली उनको मानना पड़ा कि हमसे गलती हुई है। तो ये नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम जो है, ये अभी तक स्कैम था, घोटाला था, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से होता था। यूजीसी ने पहली बार नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम को एक लीगल फ्रेम देने की कोशिश की है कि आप किस तरह से किसी कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल करके फिर आप उस पद को अनरिजर्व कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ग्रुप ए का पद होगा तो शिक्षा मंत्रालय से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर सी और डी का पद होगा, बी और बी, सी और डी का, बी और सी, डी तो अब है नहीं, बी और सी का पद होगा तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसके परमिशन लिए जाएंगे एकेडमिक काउंसिल वगैरह से। तो एक तरह से ये एक सिस्टम बना रहे हैं, एक व्यवस्था बना रहे हैं, जिस व्यवस्था में आप किसी भी कैंडिडेट को, क्योंकि देखिए अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर तो आप समझ रहे हैं, 4% ओबीसी है, वैसे ही 4 या 5% एससी एसटी हैं मिला जुला के, तो चूंकि वही इंटरव्यू बोर्ड में होंगे, वही इंटरव्यू बोर्ड को चेयर करेंगे, तो वो बहुत आसानी से किसी को अनसुटेबल बना के उस पद को रिजर्व कर सकते हैं, और ये काम अब कानूनी हो जाएगा। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल स्कैम है। अभी तक वो स्कैम था, घोटाला था। अब वो घोटाला नहीं होगा, क्योंकि उनका ये नया प्रपोजल अगर लागू हो गया तो वो ये कहेंगे कि हमने पाया, हमें लगा कि ये नॉट सुटेबल नहीं है और हम इसकी जगह पर एक्स या वाई कैंडिडेट को ले लेना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली अभी जो स्थिति है, इससे भी 4% ओबीसी है, ये इससे भी बुरी स्थिति में जाने वाला है। और टाइमिंग उन्होंने बहुत गजब की चुनी है। जिस समय ये प्रस्ताव आया ही उस समय, जिस समय कि राम मंदिर को लेकर चर्चा तेज हो गई थी, ये सारा कुछ हो रहा है, इसके बीच में वो चोरी छिपे इसको लागू करना चाहते हैं। बहुत कम समय दिया है इस पर चर्चा करने के लिए, और कायदे से तो इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए कि आप रिजर्वेशन कैसे लागू करेंगे भारत के केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में। सारे शिक्षा संस्थान तो केंद्र सरकार के एक्ट से बने हैं, कानून से बने हैं। इसको आप यूजीसी रिजर्वेशन की पॉलिसी कैसे बना सकती है? भारत के संविधान से जो चीज आती है, भारत की संसद जिसको लेकर कानून बनाती है, उसको लेकर यूजीसी के कुछ ऑफिसर, उनको इजाजत नहीं दी जा सकती है कि संविधान से वो छेड़खानी करें या आरक्षण को लेकर वो कोई अपना मनमाना नियम लागू कर दें। तो मेरे ख्याल से बहुत गंभीर विषय है, और इसको लेकर ये एक दो पदों का मामला नहीं है, ये एक तो हजारों पद और बाकी आगे चलकर लाखों तक ये मामला जाएगा, क्योंकि जो हजारों पद पे जो टीचर्स आएंगे वो लाखों स्टूडेंट्स के जीवन को प्रभावित करेंगे, वो उनके इंटरव्यू के नंबर देंगे और तमाम चीज़ें करने वाले हैं वो। तो ये इसका असर कुल मिलाकर देखिए तो लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। तो इसको उतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आप इसको गंभीरता से लेंगे। और चूँकि शिक्षा पदों पर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ये वैश्विक मान्यता है कि तमाम सामाजिक वर्गों से अगर शिक्षक आते हैं तो शिक्षा संस्थानों में माहौल अच्छा होता है। इसलिए आप पाएंगे कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया में अच्छे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना डाइवर्सिटी स्कोर जारी करती हैं कि हमारे यहाँ फैकल्टी में इतनी डाइवर्सिटी है, और इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी, और यूजीसी में जिन लोगों के मतलब खतरनाक दिमागों से ये आया है, वो
उनको उन पर कार्रवाई भी होगी, बल्कि ये होनी चाहिए कि ये आप इस तरह से इसको कैसे लागू कर सकते हैं। आप अगर संसद में चर्चा कराए हुए आरक्षण के नियम लागू करा देंगे, ये कैसे हो सकता है? जबकि केंद्र सरकार के डीओपीटी मंत्रालय का आदेश है कि पद अनरिजर्व नहीं किए जा सकते हैं, वो अगले साल जाएंगे, इसी से बैकलॉग होता है। वरना आपने अब जो तो नियम बना दिया, इसमें तो बैकलॉग होगा ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि इतने पद नहीं भरे और ये तो बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला हमें, और इस पद पे हम दूसरा आदमी भर लेंगे, तो बैकलॉग पद जो अब तक भरे जाते थे हजारों की संख्या में। और इसको सिर्फ यूजीसी का मामला नहीं है, एक बार एक संस्था जब लागू कर देती है और विरोध नहीं होता है, तमाम संस्थाएं इसको लागू करने की कोशिश करेंगी, राज्य सरकारें भी इसको लागू करने की कोशिश करेंगी। तो इसी जगह पर इसको रोकना पड़ेगा, इसी स्थान पर ही इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये मामला एक बहुत गंभीर शक्ल ले सकता है। और इसको लेकर बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कितना ही तो गंभीर इशू है। क्योंकि देखिए, ये तो मतलब समझने की बात है, इसको आप लोग मेरे ख्याल से बहुत जटिल भी नहीं है इसको समझ पाना कि इस चीज में कर क्या रहा है। यूजीसी स्पष्ट रूप से एक गैर कानूनी प्रक्रिया नॉट फाउंड सुटेबल को कानूनी रूप देने की कोशिश कर रही है। नॉट फाउंड सुटेबल अभी तक गैर कानूनी था, उसको स्कैम कहा जाता था, लोग उसके खिलाफ कोर्ट जाते थे, उसके खिलाफ SC/ST कमीशन और ओबीसी कमीशन जाते थे, लोग आंदोलन करते थे। अभी अगर कानून के रूप में आ गया, एक नियम के रूप में आ गया, फिर तो ये बहुत धड़ल्ले से लागू होगा, बहुत धड़ल्ले से लागू होगा। और जो लोग पढ़ लिख कर टीचर की नौकरी करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए तो बिल्कुल दरवाजे ये बंद कर देंगे SC/ST OBC के लिए। तो मोटे तौर पर मुझे लगता है कि अभी संक्षेप में मैंने जो मुझे इसको लेकर जो कहना था, और इसको लेकर देखिए दक्षिण से बहुत बड़ा विरोध शुरू हो रहा है, पूरे तमिलनाडु वगैरह से और कर्नाटक वगैरह से इसका विरोध आ रहा है। तो खास करके हिंदी प्रदेशों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोगों का ही मामला है। देखिए इसमें आप तो कहेंगे कि भाई अब अनपढ़ लोग तो नहीं इसको लेकर कोई आंदोलन कर पाएंगे, लेकिन चूंकि आप सारे लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी और आने वाली पीढ़ियों का आपको ध्यान है, सब लोग तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी नौकरियां करना चाहते हैं, तो एक तरह से ये हर तरह से ये SC/ST OBC हितों के खिलाफ है, और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग, उम्मीद है मुझे कि इसको लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम अपनी राय व्यक्त करेंगे कि ये रुकना चाहिए, ये गलत है। तो मैं कुछ एक लोगों के, मुझे भी एक्चुअली थोड़ी देर में निकलना है कहीं पर, तो मैं 2-3 ओपिनियंस तो फिर भी लेने की कोशिश करूँगा। इस सीक्वेंस में जो सबसे पहले जो लोग आए हैं उन्हीं को मैं बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप लोग फिर मुझे माफ़ करें कि इसको मैं बहुत लंबा नहीं चला पाऊँगा इस स्पेस को। तो डॉक्टर रंजीत, आपको हमने स्पीकर के तौर पर ऐड कर लिया है। संदीप आज़ाद, आप स्पीकर हैं। प्रोफेसर रामलखन मीना, आप भी स्पीकर हैं। प्रिंस जाट, आपको मैंने स्पीकर बना दिया है। तो प्लीज़ मेरा सिर्फ निवेदन है कि मैंने बहुत लंबा बोल दिया, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग संक्षेप में अगर अपनी बात रखें तो हम सारे लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। प्रोफेसर मीना, आप अगर अपनी बात शुरू करें पहले स्पीकर के तौर पर। रामलखन मीना जी। दिलीप भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअल में देखिए, ये जो इशू है ना, आप भी जानते हैं कि इसमें कोई बोलते, अपने लोग बोले तो ये प्रॉब्लम ही क्यों हो। आप भी जानते हैं 97 में जब हायर एजुकेशन में जब रिजर्वेशन शुरू हुआ, तो हमने 2012 में जब मैं DU में था तो अर्जुन सिंह जी से मिलकर के ये NFS के रोक को मिटवाया था UGC में। और फिर उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि जो पूरे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 47 या 52 के आसपास हो गई है, तो उसमें OBC का जो डेटा है वो आप 4% बता रहे हैं, पर अभी जो पार्लियामेंट में आया है उसमें 3.2 का OBC का डेटा है, और ST/SC तो उससे भी कम है। मतलब हमारा जो रिजर्वेशन 49.5% है, उसके तो बात छोड़िए आप, हमें ST/SC OBC पूरे मिला करके भी जो है 5-7% नहीं है। जी जी। दूसरी बात, इसमें जो सबसे टेक्निकल जो इशू है, जो ये जो UGC कर रही है, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल गैरकानूनी है, क्योंकि ये इसको लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है। और ये जो लीगलाइज कर नहीं सकती है, अगर ये करेगी तो आप हम लोगों को मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में सीधे इसके लिए जा सकते हैं। जब UGC कोई एक्शन लेगी तो हाई कोर्ट में जाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है।
और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। बाकी आप बिजी हैं आप? सर इसमें एक सिर्फ मुझे ये कहना है कि आमतौर पर अभी तक भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट और आरक्षण का जो संबंध है वो बड़ा विचित्र सा संबंध है। सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर आरक्षण के पक्ष में फैसले नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मामले को जनमत बनाकर और राजनीतिक रूप से एक तरह से जो लोकतंत्र जैसे काम करता है कि राजनीतिक रूप से इस पर एक दबाव बनाकर अपने जनप्रतिनिधियों को बताकर संसद के मार्फत एक तरह से अगर उन राजनीतिक दलों को लगना चाहिए कि इस मुद्दे पर बोलेंगे तो फायदा होगा और इस मुद्दे पर अगर आरक्षण को खत्म करने का समर्थन करेंगे तो नुकसान होगा, इसी से शायद ये हल होगा। लेकिन फिर आप सही कह रहे हैं, नहीं, मैं तो संसद है, संविधान है, भाई तो मैं इसलिए कोर्ट कह भी एक रहा हूँ, रास्ता तो है ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये जो है जनवरी खत्म हो गई है और मार्च के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी, और हमारी जो लीडरशिप है एसटी एससी ओबीसी की, उसमें किसी में दम नहीं है कि वो इसके ऊपर बोल जाए। हमें तो 2 अप्रैल जैसा आंदोलन है ना, वो ग्रास रूट लेवल पे ही करना पड़ेगा, जिसमें हमारे आवाज को बुलंद कर सके। बाकी मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आपकी तरह काफी रुचि लेता हूँ, और बहुत निराशा है ये हमारे जो लोग अगर बोले तो ये सारी प्रॉब्लम हुई क्यों। तो मुझे उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किया है, और जो भी होगा तो वो तो जाना तो कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म तो लेना पड़ेगा, पर जब पार्लियामेंट डिजोल्व हो जाएगी तो फिर वहां तो हमारा कोई प्लेटफॉर्म बचेगा नहीं, स्टेट्स का सब्जेक्ट है नहीं यूजीसी, नहीं तो सही बात है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसकी ऑब्जेक्शन दर्ज किया है, और मैंने सारे जो डेटा है वो भी भेजे हैं कि भाई आप कहीं देखिए एनएफएस का, जब मैंने सिंपल सी बात रखी है जैसे आप रखते हैं कि आप बताइए, जब हमारे बच्चे नेट और जेआरएफ हैं, यूजीसी की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? नेट है। जब हमारा बच्चा उस सब्जेक्ट में नेट है तो फिर एनएफएस कैसे हो गया वो? एक एक सीट पे 100 कैंडिडेट हैं सर, ये नॉट हाँ, फाउंड सुटेबल करते हैं, बदमाशी कर रहे हैं ना। जो अच्छे नंबर से ग्रेजुएट हो रहा है, पीजी कर रहा है, वो पीएचडी कर रहा है, फॉरेन पब्लिकेशन में उसके पेपर छपे हैं और नेट क्लियर है, उसको ये नॉट फाउंड सुटेबल कर रहे हैं। बदमाशी, मतलब बदमाशी की तो हद हो गई ना। मतलब ये एक एक सीट आप अभी, अब मैं तो कई यूनिवर्सिटीज में मैं जब मुझे पता चला है कि ये मतलब लाइन लगी हुई है कैंडिडेट्स की, फिट कैंडिडेट अरे की। सर मैं बताऊं, हम सिलेक्शन कमिटीज में जाते हैं, वहां पे देखते हैं किस तरह की गंदगी ये लोग करते हैं। मतलब जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उसको तो इंटरव्यू कॉल ही नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, आप मध्य प्रदेश में रहे हैं, सिंपल एक एक जस्ट आधा सेकंड मिनट में बताऊंगा। भोपाल में मैं एक इंटरव्यू में गया था, वहां पे जो है 3 पोस्ट रिजर्व थी, और उसमें जो है जो क्वालिफाइड जो लोग थे उनको तो साधारण डाक से लेटर भेजा, और जो जो हम्म। जो जो वहाँ लोकल भोपाल के थे उनको स्पीड पोस्ट से भेजा। फिर हमने उस जी जी जी। नहीं, ऐसे एक्चुअली एक बहुत इंटरव्यू का बहुत दिलचस्प किस्सा है। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक पोस्ट निकली थी और मैं इंटरव्यू बोर्ड में था, और हिंदी के सबसे बड़े साहित्यकार आप जो 2-3 हैं उनमें से एक उसमें इंटरव्यू बोर्ड में थे। वो आते ही पहले ही बोलने लगे, ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है, इसको तो रख ही लेते हैं, आप लोग थोड़ी ना विरोध करेंगे। और बाकी जी, लोग उनके दबाव में इतने ज्यादा थे, वो तो मैंने पैर रख दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप दोनों का देख लीजिए पोर्टफोलियो, दोनों का काम देख लीजिए। फाइनली उनकी बात नहीं लागू हुई, लेकिन ऐसे मौके ही कितने हैं, हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में आते हाँ, तो ही यही तो है ना। मैं उसमें भोपाल भोपाल ओपन यूनिवर्सिटी का मामला है, तो मैं गवर्नर नॉमिनी था, तो मैंने वाइस चांसलर से कहा मुझे तो आपने जो डाक भेजी है वो दिखाइए, आपने कैसे कम्युनिकेट किया है। वो कह रहे हैं कि ये आपका पर्व्यू नहीं है। नहीं अरे नहीं, भाई देखिए, क्या आपका पर्व्यू नहीं है? मैंने कहा आप मुझे लिख के दे दीजिए कि अगर कोई लिटिगेशन होगा तो मैं पार्टी नहीं बनूंगा। सही कि ये बात मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ? है। तो वो वापस गया, तो मैंने देखा तो 3 में से जो है ना, जो जो भोपाल का था उसको स्पीड पोस्ट, और वो जो इंदौर का था उसको साधारण डाक से। फिर हमने उसको कॉल किया, वहां से बुलाया, टैक्सी इसीलिए इंटरव्यू मैं बोर्ड ने कहता हूँ ये 5 दिन तक षड्यंत्र वेट षड्यंत्र किया। युग है, ये षड्यंत्र युग है सर। क्योंकि सीधे सीधे लड़ाई में तो अब 85% आबादी से तो क्या ही मुकाबला कोई करेगा। तो ये षड्यंत्रों के जरिए ही सारा कुछ हो रहा तो ये है। तो शुक्रिया देखो, आप प्रोफेसर हम साहब, जैसे थैंक जो यू। लोग है ना, जी जी और जी। देखो उसमें उसमें ये भी है ना दिलीप भाई जी, देखो आप हम जो बोले, हम दोनों के दोनों भुक्तभोगी है। हाँ, मेरे आपको भी खिलाफ निकाल तो मार किया, मेरे मुझे भी खिलाफ निकाल तो मार किया, 8 साल से एक केस एक लड़ जाति रहा के हूँ। लोगों ने कह दिया कि आत्मदाह कर लेंगे, तो फिर मैं क्या कहूँ मतलब। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अगर पांच आपको निकाल पांच सौ मार किया, मुझे भोपाल में निकाल 500 मार के किया। आसपास पत्रकारों ने मेरे खिलाफ कैंडल मालिक जुलूस निकाला कि इनको हटाया जाए। जब मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से निकाला था बिना किसी वजह के, 157 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ने यूजीसी और राष्ट्रपति को रिप्रेजेंटेशन भेजे थे।
पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में क्या हुआ? नहीं होता है, नहीं एक सौ होता है। 124 हियरिंग हो तो चुकी है अच्छा हुआ मेरे कि मैंने केस अपना पुराना काम छोड़ा नहीं था। की। खैर प्रोफेसर साहब, थैंक यू, फिर कभी इस पर बात करेंगे फिर और कभी चर्चा बात चर्चा करेंगे। में रहेंगे, फिर हम लोग टच में रहते हैं। संदीप भाई, आप अपनी बात बोलिए प्लीज। जी धन्यवाद दिलीप सर। जय भीम, जय सावित्री। जय भीम सर। ये इस विषय पे ना मैं कुछ अपने साक्ष्य भी रखना चाहता हूँ। जैसे ये क्यों कदम लिया थोड़ा सा जा रहा ध्यान रखिएगा कि मेरे स्पेस में आमतौर पर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही बात करते हैं, बाकी आप है। अपनी बात रखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से फैक्ट पे बात होगी। जैसे एक रिपोर्ट निकलती है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें हर बार ये निकल के आता है कि बहुजन समाज के जो बच्चे हैं वो शिक्षा संस्थानों में भी ज़्यादा एनरोल हो रहे हैं, और जो टीचिंग पोस्ट है उसमें भी उनके एनरोलमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, और वो ज़्यादा सिलेक्ट भी हो रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि बहुजन समाज के जो बच्चे हैं और जो टीचर्स और जो प्रोफेसर निकल के आ रहे हैं, उसका कितना डर हो गया है सवर्ण समाज में कि ये इनकी संख्या क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हम जो देखें कि वैकेंट पोस्ट में के लिए जो एनएफएस लगाए जा रहे हैं, ऑलरेडी अगर हम देखेंगे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे देश में, जिसमें 42% पोस्ट तो ऑलरेडी वैकेंट है। अब इसमें और कितना एनएफएस करके आप करना चाह रहे हो, और सवर्णों के कितने लोगों को आप घुसाना चाह रहे हो? 3 लाख से ज्यादा पोस्ट तो हमारी रेलवे में खाली पड़ी है। 42,000 से ज्यादा पोस्ट तो हमारी तो यूनियन 3 लाख मिनिस्ट्रीज पोस्ट में में से खाली तो पड़ी हुई 3 लाख है। पोस्ट में 1.5 लाख पोस्ट एस टी एस टी ओबीसी हाँ, की एस है सी ही एस है ना, टी सीधे ओबीसी की सीधे। होगी सर। अगर यूआर को कम अगर से हम कम, ये मान के कम चले से कि ये कम, सवर्णों की है। कम से कम उतना हुआ नहीं। और हाँ, कुछ कुछ तो हमारे लोग अनरिजर्व में भी जाएंगे, तो ये अनरिजर्व में मतलब भी जाएंगे। करीब 2 लाख पोस्ट हमारी वहां वैसे ही खाली पड़ी हुई हाँ, है तो यूनिवर्सिटीज में। हाँ, तो ये हमारे हमारे समाज के बच्चों को ये घुसने देना नहीं चाहते, और अब उनको एनएफएस करके षड्यंत्र से इनको बाहर निकालना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं ये जगदीश कुमार जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। ये बहुत कुख्यात है। जब ये वीसी थे जेएनयू में, तो ये एससी एसटी ओबीसी के प्रमोशन देने में बहुत कुख्यात थे कि देना नहीं चाहते थे, और इनके खिलाफ इस बारे में काफी कंप्लेंट भी दर्ज हुई हैं। दूसरा, ये काफी इनको देखा गया कि रविशंकर जैसे ब्राह्मणवादी बाबा को ये बुला के वहां पे लेक्चर दिलवाते थे। तो ये इनका जो बहुजन विरोधी जो चेहरा है वो पहले से ही सबको पता है। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार का एक सदस्य एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करता है, तो पैनल में सिलेक्शन कैसे होता है? पैनल जब बनता है, इंटरव्यू बोर्ड जब बनता है, तो उसमें एस सी एस सी ओबीसी के लोग रहे, इसके बारे में कोई भी उसके बारे में रूल नहीं होता है। तो जब वो पैनल बैठता है तो उसके दिमाग में पहले से ही होता है कि हमें यूआर कैंडिडेट तो 50% भरने हैं, एस सी एस टी ओबीसी हम देखेंगे जो आ जाएगा। और अब उनके हाथ में हम हथियार दे देंगे कि आप एनएफएस करके बाहर कर दो, तो हमें पूरी तरीके से पता है वो क्या यही करने सबसे वाले हैं। खतरनाक बात है संदीप भाई कि ये हाँ, एक्चुअली अभी तक एनएफएस चोरी छिपे कर रहे थे, मतलब हाँ, आप खुले में करेंगे ये। अब इसको ये खुलेआम कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास एक गाइडलाइन रहेगी। हाँ, यूजीसी ने कहा है कि हमको अनरिजर्व, अगर ये रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं मिला तो हम इसको अनरिजर्व कर रहे हैं, तो ये सबसे खतरनाक बात है। ये सबसे खतरनाक बात है, और ये अब उसको लीगलाइज करना चाहते हैं अपनी लीगलाइज चोरी करने को की ये। कोशिश कर रहे हैं, और ये इसीलिए नाटक इतना कर रहे हैं कि हम्म। आपत्तियां मांगी गई थी 28 जनवरी तक। भाई 28 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई तो अखबारों में आप बड़े बड़े विज्ञापन छापते, हाँ और जी। किसकी आपत्तियां ली गई उसको आप सार्वजनिक करते कि ये आपत्तियां आई। तो क्या आपत्तियां आई तो हमें पता भी नहीं है किसकी आपत्ति है। हाँ, अब हमारी आपत्ति है वो तो इन वेबसाइट में डाल ही नहीं रहे हैं कि मतलब क्या क्या किसने बोला है, हाँ जी। सिर्फ आपत्तियां मांगेगी वो। मतलब इतना चोरी छिपे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं ये। आप आपत्तियों की बात करें दिलीप सर, इन्होंने किसी भी कमीशन से, ना शेड्यूल कास्ट कमीशन से, ना ओबीसी कमीशन से, किसी प्रकार की कोई भी एडवाइस नहीं ली है नहीं लिए, वो तो ये कह कदम भी उठाने रहे के हैं कि लिए। वो इन्होंने बोला भी है नहीं है कि उनसे कोई राय ली गई है, तो कम से कम हाँ, एससी एसटी ओबीसी कमीशन से लें। और रिजर्वेशन को लेकर आप नए रूल्स बना रहे हैं तो संसद में जाइए ना। हाँ जी। ये 16(4) का मामला है, मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आप है, और डीओपीटी मिनिस्ट्री का ऑलरेडी आदेश है कि आप डी रिजर्व नहीं कर सकते हैं, तो आप डीओपीटी से ऊपर हैं, आप संविधान से ऊपर हैं, मतलब ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। जी, इतनी बस वही। गुंडागर्दी से ये चलाना चाह रहे हैं, ये मतलब ज्यादा मतलब मुझे लगता है खतरनाक है। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि आरक्षण बचाने को लेकर हमारे लोग काफी सचेत हैं, तो इस बार भी वो सचेतनता दिखेगी। मैं तो यही कामना करता हूँ कि वो मतलब अलर्ट रहे। मतलब सिर्फ नौकरी का मामला थोड़ी नहीं, एक टीचर की कितनी हैसियत और कितनी औकात होती है, और वो कितने स्टूडेंट्स के जीवन को प्रभावित करता है कितने तरीके से। बिल्कुल। हमारे जब हजारों स्टूडेंट एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एक टीचर के हाथ में, प्रोफेसर के हाथ में बहुत पावर बहुत होती है बहुत पावर कि होती उनके है। इन्फ्लुएंस कर पाए वो, ठीक उनके है विचार संदीप में भाई, पाए। फिर बात ठीक है जी, मैं करेंगे। इतना ही कहना चाहता था दिलीप सर। जी ठीक, जी। थैंक यू। जय भीम, जय सावित्री। जय भीम सर, जय सावित्री। प्रिंस जाट, आप प्लीज अपनी बात रखिए। जी जी, शुक्रिया मंडल साहब।
थैंक यू तो सर। देखो, मैं इसमें छोटी सी बात रखूंगा कि पहले से जब अगर हम देखते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर जो लोग है भर्ती पहले से, उनका अगर देखा जाए तो ये मान लो कि 70-80% के करीब है जो स्वर्ण वर्ग से पहले से सर भर्ती है। सर केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि 85% पदों पर अनरिजर्व यानी वास्तविक रूप से सवर्ण कैंडिडेट हैं। ओबीसी सिर्फ 4% प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो ये इसको लेकर तो कोई विवाद ही नहीं है, इतना आंकड़ा तो कर केंद्र सरकार ने खुद ही दिया है। मतलब मैं कहने का मतलब यही है कि जब बता रहे हो कि जैसे मैंने 70-80% बताया, लेकिन असल आंकड़ा है कि 85% है जो पहले से स्वर्ण वर्ग के लोग हैं जो इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर भर्ती है पहले से। आज भी एग्जैक्ट केंद्रीय आंकड़ा बता विश्वविद्यालय। देता हूँ सर, 1146 हाँ। प्रोफेसर हैं टोटल जनरल कैटेगरी के। ओबीसी के सिर्फ 60 हैं, एसटी के सिर्फ 22 हैं और 96 सिर्फ शेड्यूल कास्ट के हैं। तो 1341 में ओबीसी के 60 हैं, शेड्यूल ट्राइब के 22 हैं और एससी 96 हैं और 1146 जो है वो जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण कैटेगरी के हैं। तो ये वास्तविक आंकड़ा जो केंद्र सरकार ने बताया है ये है जी। हाँ, मतलब पहले से जब इस हिसाब से भर्तियां हो रही है और जो SC ST OBC के कैंडिडेट को है जो अयोग्य घोषित करते हुए उन पदों को अब जो मर्ज करने की कोशिश की जा रही है कि इसको जनरल के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, इसको डी रिजर्व कर दिया जाएगा। आज अगर आप ये रास्ता बंद कर रहे हो तो आने वाले समय में कौन गारंटी देता है कि भाई हाँ फिर SC ST OBC का है जो वहां पे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। मैं दिलीप सर, मैं एक और आपके वो लाना चाह रहा हूँ डिस्कशन में। देखिए, हम ये जो पोस्टों को तो डी रिजर्वेशन की बात को देख ही रहे, पर हमारे जो ST SC OBC का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो देखिए 13,626 का है। स्टूडेंट का जो ऑल इंडिया उसका जो है टेस्ट पास करके एडमिशन लेते हैं और नहीं ये हमारे कर रहे हैं टीचर्स ना, वहां नहीं है। बदमाशियां तो कर ही रहे हैं ना। अभी एक जांच कमेटी में मैं था, आईआईटी रुड़की में गया और वहां पर एक साथ उन्होंने करीब 40 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को फेल कर दिया। फिर हम लोगों ने जब इस जांच कमेटी में हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी और फिर सारे लोगों का फिर से वापस लिया गया। इवन सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल में एक टीचर लगातार अपने विभाग में लगातार कैंडिडेट को फेल कर रहे थे और इस वजह से बच्चे एमबीबीएस नहीं बन पा रहे थे। हाईकोर्ट में बाद में आदेश हुआ, कॉपी फिर से जांची गई और वो कॉपियां ठीक पाई गई। तो ये तो है ही है सर समस्या। सर एक दो और लोगों की राय मैं ले लेता हूँ। खुशी मिश्रा प्लीज आप अनम्यूट करके अपनी बात बोलिए, फिर एपीजे को हम लोग सुनेंगे और मौका लगेगा तो अतुल कृष्णन भाई को भी सुनेंगे। फिर खुशी मिश्रा प्लीज। खुशी मिश्रा आपका स्पीकर रिक्वेस्ट था, हमने अप्रूव किया हुआ है। अगर आप अपनी बात कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्पीकर के तौर पर एपीजे को बुलाएंगे। सॉरी, खुशी मिश्रा को शायद कुछ नहीं बोलना है। एपीजे प्लीज आप अपनी बात रखिए। हेलो, यस सर, प्लीज गो अहेड। एपीजे प्लीज गो अहेड। हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस यस, प्लीज टेल मी। मेरे को सर वैसे कोई बात नहीं रखनी है, क्वेश्चन ही पूछना है जो डिस्कशन हो रहा है। तो कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? प्रोफेसर मीना या संदीप सर भी अभी बता रहे थे, क्योंकि प्रिविलेज कम्युनिटी में ना एक तरह से ये एक अवधारणा है या मिसकंसेप्शन है, आप कह सकते हो, कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक पॉलिसी बन गई और एक कमिटी बन गई या जो भी बन गया तो वो मेरिट की मूर्ति है। मतलब मुझे भी यही लगता था काफी, मतलब टाइम तक मैं ट्विटर पे आने से पहले मुझे भी लगता था यार ये तो सब कुछ जेई जैसा है या जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वंस रिजर्वेशन पॉलिसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड तो उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, सब कुछ मेरिट पे होता है। तो ये मेरिट का एक परसेप्शन है प्रिविलेज कम्युनिटी में खासकर। तो कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि कैसे राइट, नहीं इसको एपीजे आप इस तरह कैसे समझिए इसको किया कि जाए। अगर इक्वल क्वालिफिकेशन के साथ दो कैंडिडेट मेरे पास इंटरव्यू बोर्ड में आता है, मैं इंटरव्यू में बोर्ड में हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ कई बार, तो उस तरह से मैंने उसको जो देखा है, इसमें एक सब्जेक्टिविटी होती है कि ये कैंडिडेट अच्छा बोल रहा है ना। अच्छा बोलना इज ऑल टुगेदर परसेप्शन विच कैन बी डिसाइडेड बाय सो मेनी फैक्टर्स। एक्चुअली आपको लग रहा है कि ऐसा बोल रहा है तो अच्छा बोल रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये टीचर है, इसमें एम्पैथी है और ये
कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देके उनको पास कराएगा। ये अब आप इन सबको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? यू कांट क्वांटिफाई दोज थिंग्स, यू कैन क्वांटिफाई डिग्रीज, यू कैन क्वांटिफाई हाउ मेनी पेपर्स somebody is published or not, but you can't quantify the other capabilities. So there comes the factor of subjectivity, पर सर कोटा and कोटा that क्यों नहीं बढ़ता decides फिर? the मतलब fate कोटा से of many of the candidates. So that is the problem, and it's so obvious. That's why we need rules and policies. Otherwise आप तो बोलेंगे कि ये 10 कैंडिडेट है, मुझे ये 10 पसंद आ रहा है, मैं इन 10 को रखना चाहता हूँ। Now if you allow subjectivity, then everything just is like blows in the wind. It is like कुछ भी परवाह ही नहीं है। तो ये हो सकता है ना, बहुत आसान है। So that is the problem, right? तो अब आप लोगों के परमिशन से हम इसको क्लोज कर दें, या बहुत अर्जेंट किसी के पास कुछ है तो हैंड रेज नहीं, कर जब लीजिए। आपके पास टाइम हो तो सर इसको एक बार फिर से ओपन कीजिएगा, जब आपके पास टाइम हो तो हम इसको एक बार एक इस पे बार पूरा शाम को शायद एक बार फिर से करेंगे। जी अभी जी। असल में जरूरी काम है। जरूरी काम क्या है? मुझे सिनेमा देखने जाना है। ना ना कोई बात नहीं, हाँ, आपका ब्लू पैसा स्टार एक फिल्म आपका आई है, पैसा तमिल फिल्म की पारंजीत ने बनाई है, तो दिल्ली में कई हॉल में लगी हुई है, तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ, और मैं अब इसको जारी नहीं रख पाऊंगा। बहुत हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप जब भी सिनेमा आपको देखना टाइम जरूरी मिले तो काम एक है बार सर, आप ओपन जानते कीजिए। हैं ना। मैं तो हर हफ्ते देखता हूँ, तो मतलब क्या कहा जाए। क्योंकि आप और हम जो है ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भाई लोगों को बताया तो उसे क्या हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके थैंक प्लीज इसको स्पेस को शेयर कर लीजिए, रिकॉर्डेड स्पेस है तो और लोग सुन सकते हैं। शाम को हम लोग एक स्पेस फिर से करेंगे। फिर ओके आप थैंक लोग ब्लू स्टार फिल्म हो सके तो अगर आपके आसपास कहीं लगी है तो देखिए, बहुत शानदार फिल्म है, ऐसा सुना है मैंने। थैंक यू। ठीक। पारंजीत की फिल्म है, अपने भाई हैं।